दो आंसर आए बेटा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। देखो बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन की कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन होगा आपके पास में मैग्नीशियम का, और रिडक्शन होगा आपके पास में कॉपर का, है ना? यस सर। यस सर। तो ऑक्सीडेशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर और रिडक्शन की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर। 0.2 मोलर, 0.02 मोलर। क्लियर? दोनों आपके पास में सेम है, दोनों आपके पास में सेम आ रहे हैं। क्लियर? मतलब यहाँ स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, इसका भी 1 ही आएगा और इसका भी 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एन कितने आ रहे हैं बेटा? 2 आएगा, है ना? तो नहीं सर, एक बार थोड़ा सा बताइए दो ना प्लीज। 8 एनोड पर आपके पास में मैग्नीशियम 8 कैथोड पर आपके पास में कॉपर। बेटा आंसर तो बहुत सारे बच्चों के आते जा रहे हैं, लेकिन सबके कहीं ना कहीं पॉइंटों में या फिर प्लस माइनस में कुछ ना कुछ अलग अलग दिख रहा है। अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर पता लग जाएगा एग्जैक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? इस टाइप से। क्लियर? यहाँ पर कॉपर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, दोनों का कितना कितना आ रहा है बेटा? 1 1। ये भी अपन को दिख रहा है ना? ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर अपन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे थे अपन को, ई नॉट से एल भी निकाल लेंगे, कितना आएगा? कॉपर माइनस मैग्नीशियम 0.36 माइनस माइनस 0.24। चलो ये भी कर लेते हैं। फॉर्मूले में जो पुट करना है, कि ई नोट जेड एन, सॉरी कॉपर था ना, कॉपर 2 प्लस से सी में कन्वर्ट होगा माइनस ई नोट एम जी 2 प्लस से एम जी में कन्वर्ट होगा। ये क्या निकाला अपन ने? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ये कितना था? 0.36 माइनस 0.024। 0.36 प्लस 0.24 कितना हो जाएगा बेटा? 01.36। ठीक, माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है? 2, 2। है ना? और दोनों के यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि स्पेस अपन का कवर हो जाएगा। अपॉन में 2 लॉग 0.2 को मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास में? log 10। log 10 का मतलब कितना होता है बेटा? 1। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02955 से, तो आएगा आपके पास में फाइनल आंसर 0.60 माइनस 0.02955। ये आएगा आपके पास में ई सेल। क्लियर? जो कि प्लस में आ रहा है। अब माइनस में जिन बच्चों का आ रहा है ना, उनका गलत हो गया बेटा। बड़ा ही सिंपल था ये तो। अच्छा, 200 का तो 0.33 पे आ रहा है, वेरी गुड।
0.4 भी आ रहा है, वेरी गुड। किसी का 5.7 भी आ रहा है, ओ माय गॉड। 0.57, 5.7 नहीं है बेटा, पॉइंट सर 57। 57045। यस Got सर, it. यही आ रहा है। गुड। ये जिन बच्चों का भी आ रहा था उनका सबका सही है, ये उनका सबका सही है। क्लियर। अब बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बेटा, अब पूरा फोकस करना, नया कॉन्सेप्ट है अब। क्लियर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम सुना है आपने? यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस सर। गुड। क्या होता है बेटा? केसी। हेलो, यस। क्या नाम से आया था बेटा इस बार क्लास में? किस नाम से आया था? एक मिनट बेटा, बेटा क्लास वाले स्टूडेंट होल्ड करने। बलजीत सर, ये प्रियांशु को किया है क्या आपने बात? नाम से एक बच्चे को अननोन नाम से आता है क्या तू बेटा? अननोन नाम से आता है क्या तू मीटिंग के अंदर? क्या बेटा, तू चेक करती रही आईडी को एक बार अच्छी तरीके से, तो अननोन नाम से घुसता है मीटिंग के अंदर। किस नाम से? कैनवास नाम से आया था क्या तू? हैं? कैनवास तेरा नाम है ना? कैनवास फोन चलाता है ना तू? तो बेटा उसका नाम चेंज करना, तो आईडी तो चेंज करते ना, नाम डाल उसके अंदर। कैनवास थोड़ी ना नाम है तेरा, वो तो फोन का नाम है तेरे। तो उस नाम से आएगा तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, नहीं है, तेरा नाम से नहीं है बेटा, तो अननोन नेम से आता है। अननोन नेम से आएगा ना तो रिमूव कर दिया जाएगा बार बार। नाम चेंज कर पहले अच्छे तरीके से, बैठ कर एक बार जूम के अंदर, है ना। कैनवास की जगह खुद का नाम लिखो वहां पर, ठीक है। अब ज्वाइन नहीं हो सकते एक बार रिमूव होने के बाद। बेटा आप लोग भी एक बार ध्यान रखना, ये हो सकते हैं कभी जैसे जूम ऐप का डेटा क्लियर करके कर लेगा तो हो जाएगा। तो रहने देना, अपन को कितनी इतनी अटक पालनी, छोड़ो। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपके पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में एक डेनियल सेल था। डेनियल सेल की जो नेट सेल रिएक्शन होती है, नेट सेल रिएक्शन, क्या उस नेट सेल रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जिंक और कॉपर 2+ कन्वर्ट होगा कॉपर में और Zn2+ में, हाँ या ना? बोलो। यस सर। क्लियर? ऐसे होगा ना, ऐसे तो लिखेंगे। नेट सेल यस सर। ये लिखते आ रहे हैं अपन कि एनोड पर आपके पास में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर आपके पास में कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और नेट रिएक्शन इज जिंक प्लस Cu2+ कन्वर्ट होगा कॉपर प्लस Zn2+ में। अब मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये रिएक्शन आपके पास में इक्विलिब्रियम में, किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में आते ही आपका दिमाग अब हिट करेगा कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर आपके पास में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा जिसको अपन केसी बोलते हैं। क्लियर? क्लास 11th में हमने केसी पढ़ा होगा कुछ ऐसे, C की पावर C, D की पावर D अपॉन में नो सर। यस सर। A की पावर A, B की पावर B के, हाँ सर कुछ ऐसा तो हाँ करते सर, थे सर, 11th क्लास में कैसे मिला था सर। है ना। कैसी कैसी करते थे, ठीक है, गुड। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, C की पावर C, D की पावर D, ये आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं। A की पावर A, B की पावर B, ये आपके पास में रिएक्टेंट है। तो क्या हो जाएगा बेटा? Cu की पावर 1 Zn2+ की पावर 1, क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, अपॉन में रिएक्टेंट Zn की पावर 1 और Cu2+ की पावर 1, हाँ या ना?
कैसा नहीं, यहाँ तक भी बात तो Yes, सही है, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल एक चीज को समझना बेटा, मैंने कभी आपसे पहले ये बात बोली है क्या कि न्यूट्रल मेटल या फिर अपन बोल सकते हैं सॉलिड मेटल की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होती है, मतलब कि वन One होती होती है, है. Yes, sir. ये बात बोल यस रखी है ना। सर, यस तो सर। Yes, इसका sir. मतलब तो ये हो गया ना बेटा यहाँ पर कि ये जो कॉपर दिख रहा है आपको ऊपर वाला, इसका तो वन होगा, नीचे वाला जो जिंक दिख रहा है आपको सॉलिड वाला, इसका भी वन होगा। सिर्फ आयनिक फॉर्म में प्लस टू आते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ होंगे, बाकी ये तो वन वन हो जाएगा। तो केसी कितना दिखेगा आपको, केसी कितना दिखेगा? हम्म? Zn plus 2 upon Cu plus 2. कि सर केसी दिखेगा यहाँ पर Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस, हाँ या ना? Yes, sir. तो सर बिल्कुल सही है, ऐसे दिखेगा। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सर ऐसे है ना। अच्छा, ये ही अपन पहले भी नट्स इक्वेशन में चिपकाते थे क्या ऐसे? बिल्कुल ऐसे कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, कि ऑक्सीडेशन की पावर एक्स अपॉन में रिडक्शन की पावर वाई। ये कहीं पर लिखते थे क्या बेटा अपन? Yes, sir. कहाँ लिखते थे? सर नट्स में लिखते थे ना। Nurse में. कि सर ई सेल इक्वल टू कितना होता था, आप भूल गए क्या? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑक्सीडेशन की पावर एक्स अपॉन में रिडक्शन की पावर वाई, ऐसा लिखते तो थे सर अपन। क्लियर? तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, मैं क्या करूँगा, जो मैंने अभी बोला है कि मान लीजिए अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, केसी, क्योंकि केसी का मतलब भी क्या होता है, केसी का मतलब होता ही क्या है, ऑक्सीडेशन की पावर एक्स अपॉन में रिडक्शन की पावर वाई। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? सर ये कैसा Yes, मतलब sir. हुआ? क्या? सर ये हाँ बोलो किसका बेटा। मतलब हुआ सर, अजीब सा? सर कैसी मतलब क्या होता है? केसी मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी मतलब होता है आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर लॉग नहीं हटेगा फिर कैसे आएगा? अच्छा पहले पहले ईमानदारी से बताना कि सर देखो, हमारी भी भावनाओं को समझो। हमने 11th में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब समझ सकें, तो प्लीज एक बार थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी आप समझा दीजिए, हाथ खड़ा किया जाए। ओके, माय गॉड, बहुत सारी जनता है यहाँ तो। गुड गुड गुड, तो ठीक है बेटा, मैं पहले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। एक होता है रिएक्टेंट, समझ लेना बेटा इस चीज को, है ना, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक होता है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैंने बोला दूध से दही बन गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, कभी दही से दूध नहीं बना सकते। मैंने बोला पेपर को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना लिया अपन ने, तो दोबारा उनको मिलाकर आप कागज नहीं बना सकते। क्लियर? मैंने बोला वैक्स को अपन ने बर्न कर दिया, क्लियर, अब दोबारा बेटा उसको अपन दोबारा मोमबत्ती वैक्स को नहीं बना सकते, कैंडल को नहीं बना सकते। तो ये सारी कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. गुड, पहली चीज समझ में आ गई तुम्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है। सेकंड थिंग इज कि अगर मैंने बोला कि कोई एक रिएक्टेंट था मेरे पास में, क्लियर, जिससे मैंने प्रोडक्ट बनाया था, जिससे मैंने क्या बनाया था बेटा?
प्रोडक्ट बनाया। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने पानी लिया, रात में मैंने उसको फ्रिज के अंदर डाल दिया, फ्रीजर में डाल दिया, सुबह वो आइस बन गया, तो मैंने लिक्विड H2O से सॉलिड H2O बना लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया। अब मैंने क्या किया, उस पानी को निकाल कर फ्रिज के बाहर रख दिया, मतलब आइस को निकाल कर बाहर रख दिया, अब वो वापस से मेल्ट हो गया, मतलब वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना पा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे मैं बहुत सारी चीजें समझा समझा कर आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज डालता हूँ, क्लियर, आप सब कुछ वो वापस निकाल देते हो, कौन सी रिएक्शन चलाते हो? बैकवर्ड, है ना? यस सर। क्लियर? तो एक रिएक्शन होती है फॉरवर्ड, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है, और अगर फॉरवर्ड हो गई और फॉरवर्ड के बाद में वापस से प्रोडक्ट आपके पास में रिएक्टेंट में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं बेटा बैकवर्ड, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन चलती रहती है। क्लियर? मतलब आप चाहें तो रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बना लें, और चाहें वापस प्रोडक्ट से वापस से आप रिएक्टेंट बना लें। क्लियर? इस टाइप से अगर आप बार बार खेल रहे हो और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, क्लियर, कोई मास वास का लॉस वॉस कुछ नहीं हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल। जिसमें जिसमें आपके पास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलती रहती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिवर्सिबल रिवर्सिबल। रिएक्शन। कितने बच्चों को रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया? सर ये भी ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ी सी मेरी भावनाओं को समझना। मैंने बोला आपसे कि मैंने H2O लिया लिक्विड में 18 ग्राम, और मैंने इसको H2O सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया 18 ग्राम, पूरा पूरा कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? पूरा कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैंने बोला T=0 पर, मतलब टाइम कितना है मेरे पास में? जीरो। टाइम जीरो का मतलब होता है, टाइम जीरो का मतलब होता है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, पानी मेरे हाथ में है अभी। क्लियर? और फिर मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया, और टाइम लगाया मैंने अब 10 आवर्स का, 10 घंटे बाद देख रहा हूँ। तो 10 घंटे बाद देखने पे क्या मिलेगा मेरे को? लिक्विड वाला जो H2 है वो तो हो गया 0 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 0 ग्राम। और सॉलिड वाला बन गया मेरे पास में पूरा 18 ग्राम, पूरा बर्फ बन गया, पूरा बर्फ बन गया। अब मैंने क्या किया, वापस से इसको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया बर्फ को। ठीक है, 2-4 घंटे के लिए मैंने वापस बाहर निकाल दिया, तो टाइम हो गया 4 घंटे और ऐड कर देंगे उसमें, 14 आवर्स। थोड़ी देर बाद देखेंगे वापस ये 18 ग्राम और ये 0 ग्राम। हाँ या ना? पूरा बर्फ पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वापस से लिक्विड बन गया। सही बात है। तो ये जो रिएक्शन चल रही है ना बेटा आपके पास में, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन। मतलब या तो आपको बेटा थोड़ी देर बाद बर्फ ही दिखेगा, या थोड़ी देर बाद आपको पानी ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ और पानी एक कांस्टेंट कंपोजिशन में हमेशा बने हुए, कि नहीं ये इसमें इतना बर्फ फिक्स हो जाएगा, इसमें इतना पानी फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। या तो सब कुछ ही बर्फ बन जाएगा या सब कुछ ही पानी बन जाएगा। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं अपन? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का यही साइन होता है जो ऊपर बना हुआ है बॉक्स के अंदर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, इस टाइप का। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? गुड। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। एक एक और रिएक्शन होती है अपन के पास में, जिसमें रिएक्टेंट होता है बेटा और प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, T=0 पर, मतलब कि टाइम अभी चालू नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। मान लीजिए रिएक्टेंट के 10 मोल्स हैं। क्लियर? रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 10 मोल। तो प्रोडक्ट के कितने मोल होंगे? 0 मोल। ठीक। फिर मैंने बोला T= कुछ टाइम बाद अपन ने देखा, तो अपन को देखने पर अब वहां पर
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नजर आया कि भाई यहाँ तो रह गए 4 मोल और यहाँ बन गए 6 मोल। मतलब कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब अपन को देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्टेंट और आगे ज्यादा फर्दर कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही बन सकता है, सिर्फ इतना ही बन सकता है, और ज्यादा ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन को देखने में जो लग रहा है ना बेटा, वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, क्योंकि रियल एक्चुअल कंडीशन कुछ अलग ही होती है। ये रिएक्शन जा चुकी होती है इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का जो साइन होता है आपके पास में, फॉरवर्ड का हाफ एरो, बैकवर्ड का हाफ एरो। अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली आपके पास में, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है, किसकी? रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए होती है आपके पास में। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो आपके पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो आपके पास में बैकवर्ड डायरेक्शन है। इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में सेम हो जाती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ROR फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू ROR फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन में आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो 4 मोल बच रहे थे T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, 4 मोल बच रहे थे, और प्रोडक्ट के 6 मोल जो बच रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट अपने बाकी 2 मोल मान लो आगे दे रहा है, 2 मोल्स इसने आगे की तरफ दे दिए। तो अब रिएक्टेंट कितना बचना चाहिए था? सुनना बिल्कुल ध्यान से। अब रिएक्टेंट कितना बचना चाहिए था कि 2 मोल इसने और आगे दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट 2 मोल बचेगा और प्रोडक्ट अपन के पास में 8 मोल हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। लेकिन जब ऐसा चल रहा होगा ना बेटा, कि जब रिएक्टेंट ने 2 मोल दिए थे प्रोडक्ट को, तो उसी टाइम पर प्रोडक्ट भी क्या करेगा? 2 मोल दे देगा। किसको? रिएक्टेंट को। तो अब वापस से रिएक्टेंट कितना हो गया? 4, और प्रोडक्ट कितना हो गया? वापस से 6। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बनाता रहेगा और प्रोडक्ट अगेन कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट बनाता रहेगा। लेकिन अपन को दूर से देखने पे ऐसा लगेगा हमेशा कि नहीं, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। क्लियर? मतलब रिएक्शन रुक चुकी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला आपसे कि मेरे पास में मान लीजिए 2 रूम्स थे, 2 क्लासरूम है मान लो, ये मैंने बोला T इक्वल टू 0 पर इस क्लास में, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट में मेरे पास में 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा? 10। और यहाँ पर है 0। फिर मेरे पास में T इक्वल टू इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 3 ही स्टूडेंट रह गए और यहाँ पर 7 स्टूडेंट चले गए। ठीक है, अब आप इसको बेटा इनफाइनाइट टाइम पर भी देखोगे ना, इनफाइनाइट टाइम पर भी देखोगे, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट रूम में ओनली 3 ही स्टूडेंट हैं और सेकंड रूम में हमेशा 7 स्टूडेंट हैं। हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब समझना, आपको 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। यहाँ से मान लीजिए आपके पास में 2 स्टूडेंट कंटिन्यूअसली इधर की तरफ आ रहे हैं, और जितने टाइम ड्यूरेशन में वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 दिखने चाहिए थे, इधर भी 5 दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से भी आपके पास में अगेन 2 स्टूडेंट इधर की तरफ चले जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अपन बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपके पास में इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। वहां पर आपके पास में ROR, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डाल रहा है अपने एटम्स को, उतना ही एटम्स प्रोडक्ट अगेन डाल रहा है रिएक्टेंट्स में। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट दिखेंगे, लेकिन वहां पर अंदर रिएक्शन चल रही होगी। इस यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा?
ठीक है सर, ये भी समझ में थोड़ा थोड़ा तो सर समझ में आ गया, देखो थोड़ा थोड़ा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है और दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है, जैसे कितनी स्पीड कितने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज होती है, उसको अपन स्पीड बोलते हैं। वैसे यहाँ पर आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है। क्लियर? Yes, sir. सर थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत। अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, एक रूल होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो वो इस चैप्टर का नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11 का रूल है, आप में से कुछ बच्चे उन्होंने देख भी रखा होगा इसको। ये लॉ बोलते हैं आपके पास में कि जितना भी आपके पास में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट होती है वो डिपेंड करती है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर? और आर ओ आर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको अपन आर एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आपके पास में ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो सर ये ए की पावर ए बी की पावर बी कहाँ से आया? ये यहाँ से आया बेटा कि अपन ने एक रिएक्शन मानी है ए प्लस बी बी, जो कि कन्वर्ट होती है आपके पास में सी सी प्लस डी डी में। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के मोल होते हैं। इसको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कैपिटल ए कैपिटल बी आपके पास में रिएक्टेंट है, कैपिटल सी और कैपिटल डी आपके पास में प्रोडक्ट होता है। तो फॉरवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर ए बी की पावर बी। और आर एफ इक्वल टू हो जाता है बेटा आपके पास में के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी। ये के एफ जो है ये आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन बोला जाएगा। के एफ को क्या बोलेंगे अपन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे बेटा आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है, वो आपके पास में आर बी होगा, बी फॉर बैकवर्ड एफ फॉर फॉरवर्ड, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या है अपन के पास में? सी एंड डी, कैपिटल सी और कैपिटल डी बोथ आर प्रोडक्ट, और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल सी और स्मॉल डी। बैलेंस रिएक्शन के आगे लगे हुए जो नंबर्स होते हैं ना, मोल्स होते हैं, उनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं अपन। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से ये धीरे धीरे करके बेटा, जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना कि भाई बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, स्टोइकोमेट्रिक नहीं आ रहा समझ में, तो बेटा होल्ड करना है आपको। होल्ड करने का मतलब डटे रहना है। क्लियर? ये वो चीजें हैं जो साल भर में 100 बार से ज्यादा रिपीट होंगी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 50 100 बार तो समझ में आएगा ना। आर बी इक्वल टू होगा आपके पास में के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। और मैंने बोला था आपसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि बताइए इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? सर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सर बहुत सिंपल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ही अपन के पास में इक्विलिब्रियम होता है ना। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है आपको कितना है? आर एफ किसके बराबर हो जाएगा? आर बी के के। एफ। आया ना? Yes, sir. है ना? तो सर ये तो हमें समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम का अब कोई भी दुनिया में हमसे मतलब पूछेगा तो हम उसको सीधा सीधा बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन।
सर हमें ये भी पता चल गया रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास में आर एफ होती है और ये होती है सर के एफ ए की सॉरी ए की पावर ए बी की पावर बी और आर भी होता है सर अपन के पास में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ये होता है के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। क्लियर। फिर यहाँ पर सर आर एफ को बराबर कर दिया जाएगा आर बी के और आर एफ की वैल्यू है के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। तो के एफ अपॉन में के बी कैसे लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ए की पावर ए बी की पावर बी बी की पावर बी। क्लियर। अब बिल्कुल ध्यान से के एफ का मतलब क्या था? के एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। के बी का मतलब रेट ऑफ रेट बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे सॉरी बेटा, क्या तुम भी बिल्कुल ढिंचक हो रहे हो। Equilibrium constant for forward direction. वेरी गुड वेरी गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ सोचने लग गया था बेटा। मल्टीटास्किंग ब्रेन होता है ना बन के, पता है एक काम जब कर रहा होता है ना तो एक काम से दूसरे काम पर कब स्विच हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तुम भी पढ़ते पढ़ते जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं। होता है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। दुनिया में कितने ब्रिलियंट इंसान हो उसके साथ भी होगा कि अगर वो कुछ टाइम तक एक ही काम को करता रहेगा तो उसका दिमाग कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। बट पता है मेरे साथ में क्या है कि अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज सोचने लग जाऊंगा और पढ़ाने में कुछ गलती कर दूंगा ना तो मेरे को कैच करने के लिए 50 जने बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना। पूरी क्लास होती है। लेकिन अगर सपोज डेट आपका दिमाग इधर उधर चला गया ना बेटा तो कोई देखने वाला नहीं, है ना। बात में Yes, तो सर आपके यस दम सर। है और हमारा दिमाग जाता भी बहुत इधर उधर है। क्या तो ही फिर ये करें। बोलना है ना, मजा नहीं आया। मजा फिर नहीं ये बोल आया, देना बेटा ये बोलिए मजा मजा। नहीं आया, फिर ये बोल देना बेटा बस। फिर दोबारा समझा दो मजा नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूं। के एफ का अभी मतलब तो आ रहा है इक्विलिब्रियम मजा। कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, के बी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों भी बेटा कांस्टेंट है। जरा ध्यान से इनकी डेफिनेशन देखोगे ना तो ये दोनों भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। और के एफ और के बी को ही क्या बोल देते हैं अपन, के सी। के सी का मतलब होता है आपके पास में के एफ अपॉन में के बी और इनका मतलब होता है सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए और बी की पावर बी। और इसको क्या बोलते हैं अपन, मोलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मोलर मतलब इसलिए कि भाई वहां पर आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन का काम चल रहा है। क्योंकि ये ब्रैकेट जो सी ओ डी ए और बी को जो ब्रैकेट में अपन ने रख रखा है ना वो कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट्स होते हैं। अब बेटा देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा एक चैप्टर है पूरा। क्लियर। और मैंने आपको सिर्फ ओनली 15 to 20 मिनट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि केसी बेसिकली होता क्या है। तो कैसे का मतलब ये होता है बेटा कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि अपन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बता पाता है कि कितना वहां पर रेशियो जाने वाला है। समझ पा रहे हो बात? यस सर। तो सर ये काम कहाँ आता है, काम कहाँ आता है बेटा? ये साइंस की दुनिया में अगर अपन इसका काम देखें ना तो बहुत सारी जगह काम होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। शुगर नाम सुना है आपने? डायबिटीज हो जी जी। जाती है जो पेशेंट्स, क्यों होती है बेटा? इंसुलिन की वजह से। वहां पर भी बेटा जो अपन के यहाँ तो क्या होता है ना कि जो फर्जी हॉस्पिटल्स होते हैं
वो क्या करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना तो उसको शुगर की टेबलेट्स दे देते हैं कि खाओ, और खाते रहो खाते रहो खाते रहो। वो ये चेक भी नहीं करते कि बेसिकली वो टेबलेट उनके ऊपर कितना इफेक्टिवली वर्क करती है। अदरवाइज होता क्या है बेटा कि वहां पर भी आपके पास में कैसे काउंट होता है कि कितना बेसिकली शुगर लगा और कितना वहां पर इंसुलिन का जनरेशन हुआ, कितना बना पा रहा है इंसुलिन, कितना शुगर बढ़ रहा है कितना इंसुलिन बन रहा है, उनके बीच में शुगर और इंसुलिन के बीच में कितना वहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। और एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट होता है जो कि वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली इस शुगर की क्वांटिटीज को जो कि इक्विलिब्रियम में होती है इंसुलिन के साथ में, उसमें बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब शुगर और इंसुलिन में इंसुलिन ज़्यादा बने, वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी कैलकुलेशन होती है इस चीज की। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, मेरी बात को? सर बहुत हायर कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा उड़ जाएगा ये। मेडिकल जो करेंगे ना बेटा बच्चे, जो मेडिकल आप पढ़ोगे, मेडिकल साइंस आप पढ़ोगे आगे जाकर, तो उसमें आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं भी आपके भी बहुत सारों के घर में डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, है ना? ये सर दादी को है। यस सर। क्योंकि हर हर तीन में से हर तीन तीन घर में से एक घर में निकल जाता है, हर तीन में से। तो वहां पर भी पता है बॉडी के अंदर खेल चल रहा होता है शुगर का और इंसुलिन का, और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पता है वो टैबलेट्स देते हैं मेडिकल दुकान वाले, मतलब डॉक्टर्स। लेकिन वो कभी भी ये नहीं करते हैं कि जो शुगर है ना उसको वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाए, मतलब इस इक्विलिब्रियम को ब्रेक करें। इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है बेटा, ये ली चैटेलियर बोल के गए, ली चैटेलियर नाम सुन रखा होगा आपने। मैंने पहले भी आपको Yes, इक्विलिब्रियम sir. के ऊपर एक थोड़ा बहुत यस समझा रखा सर, टेम्परेचर। है। हाँ, तो दुनिया में जितने भी ऐसी डिजीज हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है उनको शिफ्ट किया जा सकता है। शुगर का 100% इलाज पॉसिबल है, लेकिन वो फिर बहुत हायर कॉस्ट पे जाएगा क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हर एक चीज चेकअप होगी। यहाँ तक का समझ में आ गया बेटा आपको? कैसे समझ में आ गया? यस सर। है ना? इसी का मतलब क्या होता है आपके पास में मोलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आपके पास में, अगर कोई पूछता है इक्विलिब्रियम मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट से जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, या आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट से जितने मोल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, या आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट से जितने मॉलिक्यूल या एटम जो भी आप भेजना चाहते हैं प्रोडक्ट की तरफ, उतनी ही सेम क्वांटिटी में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपके पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला है रेट, मैंने बोला है रेट, ना कि मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। क्लियर? इसलिए मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, चाहे रूम वाला दिया है चाहे कोई सा भी दिया है, उसमें मैंने हमेशा जैसे एक तरफ 4 रखा तो दूसरी तरफ 6 रखा है, मैंने कभी भी 5 नहीं बोला। क्लियर? इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट सेम हो जाना। क्या सेम हो जाना बेटा? रेट सेम हो जाना। एक रूम में 3 बच्चे, दूसरे रूम में 7 बच्चे, मैंने यूं नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम का मतलब 5 बच्चे। ठीक है? मे भी पॉसिबल 5 इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वहां पर बराबर ही हो तो ही आप इक्विलिब्रियम बोलें। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का सब बच्चों को? और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा अपन के पास में, कि अपन अपन जो नट्स इक्वेशन लिखते थे, जहां पर अपन लिखते थे बेटा ऑक्सीडेशन की पावर x अपन में रिडक्शन की पावर y, वहां पर लिख सकते हैं अपन केसी। क्या लिख सकते हैं वहां पर? केसी, केसी लिख सकते हैं। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? गुड। यस सर। अब
अब इसका बेटा इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है ना, 99% स्टूडेंट न्यूमेरिकल को गलत कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एरर की वजह से। वो चीज ध्यान से समझना कि दुनिया में अगर कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, किसमें होगी बेटा? इक्विलिब्रियम में होगी, तो वहां पर सेल हमेशा बंद मिलेगा आपको, मतलब ई सेल हमेशा आपके पास में जीरो आएगा, पोटेंशियल दे ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर? वो दोनों आपस में खेल रहे होंगे, तो वहां पर कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि जिंक होता है वो कॉपर 2+ को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर बनता है, तभी तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का काम चल रहा होता है ना। अब आपने बोल दिया नहीं उल्टा भी होगा, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन देगा जिंक को और जिंक कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में और कॉपर आयनिक हो जाएगा, तो इसका मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। तो ई सेल हमेशा कितना दिखेगा आपको यहाँ पर? जीरो। 0 ई सेल कितना दिखेगा बेटा? हमेशा आपको जीरो। तो इक्वेशन क्या बन के आएगी आपके पास में? ई सेल इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। क्लियर है? बोलो गाइस। यस सर। ओके इसके ऊपर बेटा इसका एक और कॉन्सेप्ट अपन आगे कल सीखेंगे, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं, वो भी कल अपन सीखेंगे आगे की तरफ, और फिर इसके बाद में ये वाले चैप्टर का 3rd पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, यस सर। yes, sir. ओके बेटा, बाय 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 बाय। Sir, आप बेटा नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं भी थोड़ी देर बाद, है ना? yes, sir.